वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS-PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इनका क्या रिलेशन है, इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त भेदभाव तथा स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों ने मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने के लिए तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। भारत के संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई। प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई थी, मूल कर्तव्य की व्याख्या नहीं की गई थी, परंतु समय के साथ समाज में असामाजिक व देश विरोधी तत्वों की गतिविधि बढ़ती हुई नजर आई। परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा उनमें कर्तव्य बोध की भावना बढ़ाने या प्रसार करने के लिए 1976 में संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और इसको एक चर्चा का विषय लाया था। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या है ये मूल कर्तव्य, क्या है, क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। देखिए, मूल अधिकारों से तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से है। ये अधिकतर देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज्य स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों का। ठीक है, क्या उद्देश्य है? कानून का राज्य स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों का। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये विधि के मूल सिद्धांत हैं, इसीलिए इन्हें मूल सिद्धांत कहा गया, क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंतिक आवश्यक है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मूल अधिकार जो दिया गया है, समता का अधिकार है, मतलब राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 to 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषता क्या है और मूल अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए, मूल अधिकार वाद्य योग्य है और राज्य उन पर युक्त प्रबंधन लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों के औचित्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, हालांकि उनमें कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध कराए गए हैं।
इसके अलावा इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। ये स्थायी नहीं है। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 2021 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा भी प्रदान की गई है। उसके बाद मूल अधिकारों के अगर हम महत्व की बात करें तो ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं। देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। इसकी आलोचना क्या क्या होती है, एक बार हम आलोचना देखते हैं। देखिए, इसमें जो आलोचना की गई है वो आलोचना ये की गई है, मूल अधिकार असंख्य अपवाद, प्रतिबंधों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। इनमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था का अभाव है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार जैसे प्रबंध इसमें नहीं है। इनकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है, जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रबंधन एवं सार्वजनिक हित आदि शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट है। मूल अधिकारों में स्थायित्व का अभाव है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। आलोचकों का मत है कि निवारण निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में आम नागरिकों को महंगी न्यायिक प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो महत्वपूर्ण बिंदु आता है 1976 में सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन क्या, एक बार मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, इसमें इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया के से बाहर का नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक किया गया है। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन एवं संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित भी किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्यों से क्या तात्पर्य है। देखिए, मूल कर्तव्य से तात्पर्य, मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध है जो किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त करता है। अधिकारों के सापेक्ष यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक समाज राज्य के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में ईमानदार रहे। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। मतलब ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। आपको मैं बता दूं, अर्थशास्त्र कोई, ये सिर्फ नाम है अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र की बुक नहीं है बल्कि राजनीति की बुक है। ठीक है, मूल कर्तव्य की सूची क्या है, एक बार हम शॉर्ट में देख लें तो थोड़ा सा हमारे लिए आगे समझने में थोड़ी सहूलियत होगी। ठीक है, सबसे पहले संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव आदि आते हैं, उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें। प्रमाणी मात्र के लिए दया भाव रखें। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्रीय प्रगति को निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि और ऊंचाइयां छुए। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह जो कर्तव्य है 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये एक बार हम देखते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना ये एक नागरिक कर्तव्य है। ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धति से संबंधित है। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। विधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित और गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई भी कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की महत्व के बारे में। देखिए, मूल कर्तव्यों का महत्व, ये असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनमें अनुशासन की प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं और भी इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते समय नागरिक अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, समाज, साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या क्या होती है? देखिए, मौलिक कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ अन्य मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण जैसे कि मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि को शामिल नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्यों को थोड़ा सा समझना, जैसे कि कुछ जटिल शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, जो मौलिक कर्तव्य उनको समझने के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसके बाद इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इनके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। संविधान के भाग 4 में इन्हें शामिल करना मूल कर्तव्य के मूल महत्व को कम करती है। मूल कर्तव्य को भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे मूल अधिकारों के समकक्ष हो। अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जहाँ एक और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन जैसी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें बेहतर रख रखाव का कर्तव्य भी आरोपित करते हैं। यदि संविधान के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, इसका भी कर्तव्य उल्लिखित है। नेक्स्ट, यदि संविधान में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, तो इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का भी दायित्व है। जहां एक और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने पाल्यों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। यदि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का भी दायित्व है। जहाँ एक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी और सर्वधर्म समान संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के परिरक्षण का भी दायित्व है। जहां एक ओर हमें सूचना पाने का अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक व देश विरोधी तत्वों के बारे में जांच एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराने का भी कर्तव्य निहित है। ठीक है, तो अब इसके निष्कर्ष पर आए तो देखिए, अधिकारों से अभिप्राय मनुष्यों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों का तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज के लिए कुछ ऋण है। समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के विकास में न होकर मनुष्य के व्यक्ति का समुचित विकास है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जहां हमें देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने, बसने और स्वतंत्रता देते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य हमें देश के प्रति हमारे दायित्व निभाने का आदेश भी देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।